हे एवरीवन, वेलकम बैक मेरे चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में विंग को देखते हैं जो बेड पे बैठा होता है और उन सारे लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर्स को पढ़ने के बाद विंग उन सारे लेटर्स को साइड में रख देता है। तो उसे एक पर्पल कलर की डायरी मिलती है जो फ्लोर पे गिरी होती है, जिस पे अभी तक विंग की नज़र नहीं होती, और विंग उसे उठाता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं वैन रोहान अपने से छोटे कबीलों पर हमला करता है और उन कबीलों को अपनी कबीले में शामिल करके अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाता है, जिससे वो सारे कल्टीवेटर वर्ल्ड में राज कर सके। जैसे ये खबर साइड लीडर जियान को होती है, इसकी चिंता जताते हुए वो अपने प्रिय मित्र को बुलाते हैं जिसका नाम होता है वेकांसी। साइड लीडर जियान और वेकांसी दोनों मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो क्लैन लीडर्स को बुलाते हैं और वैन रोहान के बारे में बताते हैं कि वैन रोहान कैसे छोटे कबीलों पर हमला करके उन्हें अपने कबीले में शामिल करके अपनी सेना की ताकत को बढ़ाते हुए पूरे कल्टीवेटर वर्ल्ड में राज करने का सपना देख रहा है। फिर साइड लीडर जियान कहते हैं, अभी तो वैन रोहान छोटे छोटे कबीलों पे हमला कर रहा है, कल को वो दिन दूर नहीं जो वो ऐसे ही करके अपनी ताकतों को बढ़ा लेगा और हम जैसे बड़े कबीलों पे भी हमला कर सकता है। अगर हमें अपने कबीले को बचाना है तो हमें वैन रोहान को ये सब करने से रोकना होगा। फिर सारे सेक्रेटरी भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और अपने कबीले के खातिर और अपनी गद्दी की खातिर तो कुछ अपनी सुरक्षा की खातिर इस जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे सुनने के बाद वेकांसी और जियांग सेट लीडर दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। पर ये बात वैन रोहान को भी जल्दी पता चल जाती है। अगली मीटिंग होने से पहले वैन रोहान सेट लीडर जियान के कबीले पे हमला कर देता है। इस अचानक हमले की वजह से सेट लीडर जियान पूरी तरह से घबरा जाते हैं और अपनी वाइफ के पास जाते हैं जिनका नाम होता है मैडम यू। इस वक्त उन्हें अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसलिए वो अपने कुछ सैनिकों के साथ अपनी वाइफ को लेके जाते हैं सुरक्षा स्थान पे, और सुरक्षा स्थान पे पहुंचने के बाद सेट लीडर जियान अपनी वाइफ को प्यार भरी नज़रों से देखती है, उनकी गालों को उनको प्यार से सहलाती हैं, उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और उनके बैली पे टच करते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ये सब सुनकर मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, आपकी भी जान को खतरा है। ये सब कहते हुए मैडम यू ने तुरंत ही सेट लीडर जियान का हाथ पकड़ लिया था और उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसे देख के सेट लीडर जियान के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी वाइफ का हाथ को सहलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने अपने सेट के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। यू मैडम यू कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती हैं, उतने में ही वेकांसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के सेट लीडर जियान पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं यू तुम्हें जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने सैनिकों के साथ तुरंत ही वापस चले जाते हैं और मैडम यू को मजबूरी में वहाँ से जाना ही पड़ जाता है। और यहाँ वेकांसी अकेला ही वैन सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है और सेट लीडर जियान के पीछे करने से भी उन सिपाहियों को रोक रहा होता है। सारे वैन सिपाही बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं क्योंकि वो अकेला ही उन पे भारी पड़ रहा होता है। फिर एक वैन सिपाही की नज़र एक मेट पे जाती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसके बालों को पकड़ के उसकी नेक पे तलवार रखता है और वेकांसी को धमकी देता है कि अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो वहीं रुक जाओ, वरना इसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना सुनने के बाद वेकांसी वहीं के वहीं रुक जाता है। फिर वो वैन सिपाही कहता है बहुत अच्छे, अब चलो जल्दी से अपनी तलवार फेंको। पर वेकांसी अपनी तलवार की पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है, जिसकी वजह से उस वैन सिपाही को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार उस मेट की नेक पे करीब करते जिससे उसकी नेक पे से थोड़ा ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से वेकांसी बहुत ज़ोर से चिल्लाता और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वेकांसी अपनी तलवार को बहुत दूर फेंकता है। फिर वेकांसी कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर उसे जाने दो। इतना सुनने के बाद वैन सिपाही कहता है कि मैं ऐसे कैसे जाने दूँ, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठ के इसकी जान की भीख मांगो, तो हो सकता है मैं इसे छोड़ दूं। वेकांसी इस मेट की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और वो उसे मना कर रही थी, पर वेकांसी अपनी नीज पे बैठ के उससे भीख मांगने लगता है कि वो उसे जाने दे, पर वैन सिपाही इस चीज़ से साफ मना कर देता है। जिसे सुनने के बाद वेकांसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वैन रोहान के कुत्ते। जिसे सुनने के बाद वैन सिपाही को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो कहता है कि अपने साथियों को कि मारो इसे। और इतना सुनने के बाद सारे वैन सिपाही निहत्ते वेकांसी पे वार करने लगते हैं और उसे फ्लोर पे पीटते रहते हैं अपनी लातों से, लात गुस्से बरसाते हैं बहुत बुरी तरह, जिससे वेकांसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर वेकांसी कुछ भी करके उनसे फाइटिंग करता है और उतने में ही जियांग सेटलर वापस आ जाते हैं और वेकांसी को ऐसी हालत में देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो देखते हैं कि एक वैन सिपाही ने एक मेट के ऊपर तलवार रख रखी थी, जिसे देखने के बाद सेट लीडर जियान
बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे उस वैन सिपाही के पास जाते हैं और कैसे भी करके उस मेड को उसकी पकड़ से आज़ाद कर देते हैं और उसी वैन सिपाही की तलवार से उसे ही मार देते हैं। सेक्रेटरी जियान के लोग भी वैन सिपाहियों का मुकाबला करने लगते हैं और फिर इसके बाद सेक्रेटरी जियान वेकांसी की तलवार उठाते हैं और चिल्ला के वेकांसी का नाम लेते हैं और उसकी तरफ तलवार फेंकते हैं। वेकांसी भी तलवार पकड़ लेता है और वैन सिपाहियों के लोगों के साथ मुकाबला करने लगता है और यहाँ दोनों पक्षों में बहुत ही ज़बरदस्त जंग छिड़ती है, जिसकी वजह से एक तलवार उड़ते हुए उसी मेड की तरफ जाने लगती है और ये सीन सेक्रेटरी जियान देख लेते हैं और उस मेड को बचाने के चक्कर में खुद उस तलवार के आगे आ जाते हैं और वो तलवार सेक्रेटरी जियान के आर पार हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो मेड और वेकांसी दोनों ही साथ में चिल्लाते हैं, कहते हैं सेक्रेटरी जियान। इतना कहने के बाद वेकांसी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो सारे वैन सिपाहियों को एक एक करके सबों को मार देता है। वैन सिपाहियों को मारने के बाद वेकांसी तुरंत ही सेक्रेटरी जियान के पास जाता और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा फेमियान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वेकांसी सारे साथियों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे खड़े खड़ी तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और वैद्य को बुला के लाओ। पर उतने में सेक्रेटरी जियान वेकांसी को रोक लेते और कहते हैं कि नहीं, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, पर जाने से पहले मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ का सेक्रेटरी बनेगा वेकांसी और तुम्हें उसकी हर एक बात माननी है। इतना कहने के बाद वेकांसी के सामने ही जियांग फेमियन की मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद वेकांसी अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। जियान सेट के लोग वेकांसी के आगे झुकने लगते हैं और नए कुल प्रमुख का स्वागत करते हैं और यहाँ वेकांसी एक कसम खाते हैं कि जब तक वो अपने दोस्त की मौत का बदला नहीं ले लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे और वैन रूहान के पूरे सेट का नामो निशान मिटा देंगे। और वेकांसी जियांग फेमियन की याद में अपना नाम बदल के जियांग फेमियन रख लेते हैं और सेट लीडर बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे वेकांसी को जियांग फेमियन कहूँगी, ठीक है। तो फिर जियांग फेमियन सारे सेट लीडर के साथ मिलके वैन रूहान के खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं, जिसकी वजह से वैन रूहान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और पूरे सेट में शांति और अमन का माहौल छा जाता है। आखिरकार फेमियन ने अपनी कसम पूरी की और अपने दोस्त का मौत का बदला ले लिया, पर वो अभी भी चैन से नहीं बैठ पाता था क्योंकि अभी तक उसके दोस्त की जो वाइफ होती है वो मिसिंग होती है और उसकी वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है और फाइनली उसे कहीं से खबर मिलती है कि उसकी वाइफ का पता चल चुका है। ये जानकर जियांग फेमियन मैडम यू से मिलने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ मैडम यू के पास जाने लगते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं मैडम यू फ्लोर पे गिरी होती हैं और वो बुरी तरह से घायल होती हैं और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती हैं। फिर मैडम यू जियांग फेमियन को देख के मुस्कुराती हैं और जियांग जिन की तरफ इशारा करने लगती हैं और इतना करते ही वो अपना दम तोड़ देती हैं, जिसे देखने के बाद जियांग फेमियन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगते हैं और सोचते हैं कि काश मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद मैं इन्हें बचा सकता था। और दूसरी तरफ जियांग चैन जो इतना छोटा था, जो अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और जियांग फेमियन जियांग चैन को गोद में उठाते हैं और मैडम यू का अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल के साथ करने के बाद उसे लोटोस्कोप लेकर आ जाते हैं और जियांग फेमियन जियांग चैन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। और दूसरी तरफ विंग जैसे ये बात सुनता है कि उसके फादर आ चुके हैं, विंग दौड़े दौड़े अपने फादर के पास जाने लगता है और फिर देखता है कि जियांग चैन को उसके फादर हाथ से खाना खिला रहे होते हैं, जिससे विंग को दिल ही दिल में थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है और वो जियांग चैन को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखने लगता है। तभी जियांग फेमियन कहते हैं विंग तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ, चलो बैठो साथ में खाना खाते हैं। विंग भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर उतने में जियांग फेमियन कहते हैं अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जियांग फेमियन कहती है कि जियांग चैन है अब से ये हमारे साथ रहेगा। फिर विंग भी कहता है जी फादर, और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे अच्छी दोस्ती कर लो। विंग भी हाँ में सर हिला देता है और दूसरी तरफ जियांग चैन जो इतना दुखी होता है वो बस खाने को थोड़ा ही खा पाता है और कहता है कि अब मेरा खाना खत्म हो गया है। इतना कहने के बाद जियांग चैन वहाँ से चला जाता है। जंगशा के जाने के बाद जियांग फैमिली वहाँ से उठ के चली जाती है और बेचारा विंग अकेले ही खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जंगशा जिसने अभी अभी अपनी मदर को खोया होता है वो ऐसे ही कुछ दिन दुखी में बिताता है, मतलब उसे दुख लगा होता है तो किसी से बोलता नहीं, किसी से चालता नहीं है और धीरे धीरे ऐसे समय बीतता रहता है। फिर एक रात जंगशा को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर जाता है टहलने के लिए, तो उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है और साथ में एक डॉग की भौंकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के जियांग चैन बाहर आता है तो वो देखता है कि एक डॉग जो पेड़ के नीचे बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है और ऊपर एक बच्चा होता है जो रो रहा होता है। फिर जंगशा एक पत्थर उठाता है और उस डॉग को भगाता है और वो डॉग जल्दी भाग भी जाता है। फिर जंगशा कहता है कि सुनो तुम उतर सकते हो, उसे मैंने भगा दिया। इतना सुनने के बाद वो बच्चा नीचे उतरने लगता है और जंगशा धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो विंग है, जिसे देख के जंगशा कहता है क्या तुम ठीक हो?
विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर जंक्षा कहता है कोई बात नहीं। इतना कह के जंक्षा आगे बढ़ने लगता है। फिर विंग कहता है क्या हुआ, तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? फिर जंक्षा कहता है कि वो कुछ नहीं, मैं जब उस कुत्ते को भगा रहा था तो मुझे चोट लग गई। फिर विंग कहता है रुको मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इतना कहने के बाद विंग जंक्षा को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और उसे वापस लोटोस्कोप लेकर आ जाता है। दोनों ही अंदर आते हैं। फिर विंग एक मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है और जंक्षा को मेडिसिन लगाने लगता है। फिर विंग कहता है कि तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रहे थे? फिर जंक्षा कहता है कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। फिर जंक्षा कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम बाहर क्या कर रहे थे? फिर विंग कहता है मैं भी बाहर टहल रहा था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। इतना कह के विंग एक बनी स्माइल देने लगता है जिससे उसकी बनी तेज दिखने लगते हैं, जिसे देख के जंक्षा भी स्माइल करने लगता है। और ये काफ़ी दिनों के बाद जंक्षा के फेस पे स्माइल आती है, जिसे देखने के बाद विंग कहता है तुम स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। जिसे सुनने के बाद जंक्षा ब्लश करने लगता है और कहता है तुम भी, तुम्हारे दांत बिल्कुल खरगोश की तरह हैं। विंग कहता है खरगोश? मैं तुम्हें खरगोश की तरह दिखता हूँ? फिर विंग कहता है अगर तुम ऐसे बोलोगे ना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ना तुमसे दोस्ती करूँगा। फिर जंक्षा कहता है कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। फिर विंग कहता है ओके फ्रेंड्स। फिर जंक्षा कहता है ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से दोनों दोस्त बन जाते हैं। और देखते देखते जंक्षा को विंग के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। शुरू में जंक्षा को लगता था कि वो विंग को अपना भाई मानता है, फिर बाद में उसे बड़े होने के बाद एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करता है और वो ये बात विंग को कैसे बताए। फिर उसके दिमाग में आता क्यों ना मैं विंग को लव लेटर लिखूं। इतना सोचते ही जंक्षा लव लेटर लिखने लगता है, पर वो बहुत सारी गलतियाँ करता है और फाइनली जंक्षा एक लेटर पूरा कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, उस लेटर को चूमने लगता है। और दूसरी तरफ जियांग फैमियान जो विंग को ढूंढते हुए जंक्षा के पास आते वो देखते हैं कि जंक्षा क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बस देखते हुए ऑब्जर्व करने लगते हैं और फिर देखते हैं कि जंक्षा उस लेटर को चूम रहा है। फिर इसके बाद जियांग फैमियान जंक्षा का नाम लेते हैं और जंक्षा जैसे ही जियांग फैमियान की आवाज़ सुनता है उसके हाथ से वो लेटर गिर जाता है और जियांग फैमियान उस लेटर को उठाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है विंग मैं बचपन से तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें एक भाई की नज़र से देखता हूँ, पर जब मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ जियांग फैमियान जैसे ही लेटर को रीड कर लेते हैं वो जियांग चैन की तरफ देखने लगते हैं। जियांग चैन जो डर के मारे अपने सर को नीचे झुका लेता है और जियांग फैमियान जियांग चैन के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो? फिर जियांग चैन कुछ जवाब नहीं देता। फिर जियांग फैमियान कहते हैं सच सच बताओ मुझे जियांग चैन। फिर जियांग चैन कहता है हाँ अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ। फिर जियांग फैमियान कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? जैसे जियांग चैन ये बात सुनता है वो अपना सर ऊपर उठाता है और कहता है कि अंकल आप फिर से कहना आप क्या कह रहे थे? फिर जियांग फैमियान कहते हैं कि क्या तुम विंग से शादी करना चाहते हो? फिर जियांग चैन कहता है हाँ अंकल मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद जियांग चैन फ़ौरन ही अपने अंकल को हक कर लेता है और जियांग फैमियान भी उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर जियांग फैमियान हक को ब्रेक करते हुए कहते हैं जियांग चैन क्या तुमने विंग को देखा है? वो मुझे सुबह से नहीं दिख रहा। फिर जियांग चैन कहता है मुझे भी नहीं पता अंकल वो कहाँ है, मैंने भी इसे नहीं देखा। फिर जियांग फैमियान जियांग चैन से कहते हैं कि तुम विंग को ढूंढो ठीक है, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा और तुम सेट का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद जियांग फैमियान वहाँ से चले जाती हैं किसी काम के सिलसिले में और यहाँ जंक्षा भी पूरे सेट की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है और उसे किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात विंग से होती है। और विंग से बातें करने के बाद वो विंग को ये बताना चाहता था कि विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर विंग कुछ सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जंक्षा विंग को किसी और अल्फा के साथ देखता है, जिसे देखने के बाद जंक्षा पे तो मानो पहाड़ी टूट चुका होता है, क्योंकि विंग और वो अल्फा बहुत ज़्यादा करीब थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे और हक कर रहे थे, जिसे देखने के बाद जंक्षा के दिल के 100 टुकड़े हो चुके होते हैं। उसे लगता है कि शायद उसका वहम है, पर जब वो वापस आता है और वो विंग के मुंह से सुनता है कि वो किसी और से प्यार करता है, ये सुनकर जंक्षा को यकीन हो जाता है कि उस रात उसने विंग को ही देखा था किसी और अल्फा के साथ, जिसे जानने के बाद जंक्षा अपने लव को सेक्रीफाइस कर देता है और खुद से वादा करता है कि वो विंग को हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। ये सब पढ़ के विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और दूसरी तरफ जंक्षा अपना काम खत्म करने के बाद रूम में आता है तो वो लेटर आयुन को देखता है जो बेड पे लेटा होता है और अपनी उंगली से खेल रहा होता है। जंक्षा उसके पास जाता है और आयुन को गोद में उठाता और कहता है कि आयुन अकेले अकेले खेल रही हो, मदर कहाँ है तुम्हारी? पर आयुन कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुराने लगता है। जंक्षा भी इसे देख के मुस्कुराने लगता है। फिर जंक्षा कहता है अरे मैं तो भूल गया, तुम कैसे बात करो, तुम तो कितने छोटे हो। ये सुनकर लेटर आयुन जोर जोर से हंसने लगा और आयुन की मुस्कान देख के जंक्षा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।